हेलो एमएससी स्टूडेंट, थर्ड यूनिट स्टार्ट करवाई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें ट्रांजिशंस हो गए। आज का टॉपिक है प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। अब ये प्रोग्रेशन क्या होता है? जब डिफरेंट वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एक ही वाइब्रेशन लेवल से उत्पन्न हो, यानी कि ग्राउंड स्टेट सबके लिए क्या हो, एक ही हो और एक्साइटेड से डिफरेंट हो। जैसे माना वाइब्रेशनल ये एनर्जी लेवल है V0, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में माना V1 V2 V3, ये इसके लिए क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो जब एक ट्रांजिशन हो रहा है V0 से लेके और V1 तक, दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है V0 से V2 तक, ठीक है, तीसरा ट्रांजिशन हो रहा है V0 से लेके और V3 तक, ठीक है ना। यानी कि सब ट्रांजिशन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, एक ही लेवल से हो रही है, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है। हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है प्रोजेक्शन और सीक्वेंस। ट्रांजिशंस करवा दिए थे, सीक्वेंस करवा दिए थे। प्रोजेक्शन है, क्या लिखा है कि जब डिफरेंट वाइब्रेशन ट्रांजिशन एक ही वाइब्रेशन लेवल से उत्पन्न हो, यानी कि ये देखो ये V0 है, ये किसी वाइब्रेशनल का ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट इसके लिए क्या होंगे, V1 होंगे, V2 होंगे, V3 हो सकता है, ठीक है ना। तो अब मान लो एक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो एक तो ट्रांजिशन हो रहा है V0 से V1 की तरफ, दूसरा हो रहा है V0 से V2 की तरफ, तीसरा हो रहा है V0 से क्या हो रहा है, V4 की तरफ, ठीक है ना। तो ये माना क्या है, ये एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो यानी कि इन तीनों ट्रांजिशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, V0 से हुई है, यानी एक ग्राउंड स्टेट से हुई है। यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोसेस क्या कहलाती है, अगर 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं तो 3, 4 हो रहे हैं तो चारों किससे हो रहे हैं, एक ही लेवल से जा रहे हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है। इसके लिए V0 1 2 ये ग्राउंड स्टेट हो गया मान लो, और ये V-1 -0 ये क्या हो गए, ये एक्साइटेड स्टेट हो गए। सेकंड है प्रोसेस सीक्वेंस की। सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस डिफरेंट वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की एक सीरीज है जिनके लिए डेल V की वैल्यू सेम होती है। यानी कि ऐसा ट्रांजिशन जिसके लिए क्या हो, डेल V क्या होता है, ग्राउंड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस होता है डेल V की वैल्यू क्या हो, सेम हो, वो सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में देखो पीछे करवाए हुए वही है BSc वाले, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर, वो पढ़ लेना PDF में। मैं एक बार समझा देती हूँ सिर्फ कि ये देखो ये सेंट्रल मेटल है, कोई ये सेंट्रल मेटल है, इसके पास में क्या है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और ये लिगेंड है, लिगेंड के पास कौन होंगे, p ऑर्बिटल होंगे, ठीक है ना। लिगेंड के पास में d ऑर्बिटल नहीं होते, p ऑर्बिटल होते हैं। तो एक बार तो ये लिगेंड क्या करेगा, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना, इस तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा लिगेंड और मेटल के बीच में। तो ये क्या करेगा, लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मेटल में। इसके पास क्या हो जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब इसके पास क्या है, जो भरे हुए d ऑर्बिटल है वो वापस से क्या कर देंगे, लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये 2 टाइप के होंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। एक बार तो मेटल करेगा और एक बार लिगेंड करेगा। तो लिगेंड टू मेटल में क्या होगा, लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और मेटल टू लिगेंड में क्या होगा कि मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा, तब होगा, ठीक है। ये हो गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये पढ़ लेना पूरा का पूरा। नेक्स्ट आता है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ये क्या कहलाता है, देखो इसका डायग्राम है एक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम से ही समझना इस चीज़ को, ठीक है। डायग्राम देखो ये क्या है कि फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक मॉलिक्यूल है जैसे, ठीक है ना, ये वाइब्रेशनल पर मेन है, फोकस किसका है, इस पर वाइब्रेशन का फोकस है, ठीक है ना। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल है यहाँ, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका वाइब्रेट करेगा ना, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है इनके बीच में, वाइब्रेशन का ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो होता है, ये ग्राउंड स्टेट पर वाइब्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल को अगर हम रेडिएशन देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में,
ठीक है ना। तो जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है ना, वही एक्साइटेड स्टेट में भी जाके क्या करेगा, वाइब्रेशन की प्रोसेस जारी रहेगी, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट की ये मैक्सिमम लेवल होती है, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डिसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ बना है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तक वाइब्रेशन करके पहुँचा है ये, ठीक है ना। शुरू में मान लो यहाँ पर था, ये वाइब्रेशन करके इस पॉइंट पर पहुँचा है। तो जब ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट के अगर मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस माने कि जैसे एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ठीक है ना, वो वाइब्रेट करके पहुँच गया उधर, तो इन दोनों की जो फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस रहती है मॉलिक्यूल की, इंट्रान्यूक्लियर जो डिस्टेंस रहती है वो सेम रहेगी, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी इसमें। तो ये फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल इसी पर बात बेस्ड रहता है कि देखो अगर वाइब्रेशन हो रहा है ना और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, दो प्रोसेस यहाँ एक साथ हो रही है इस ग्राफ में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। तो जब मतलब वाइब्रेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल कंपन करेगा, इधर भी करेगा, इधर से मॉलिक्यूल जैसे इधर पहुंच गया वाइब्रेट करता हुआ, ये ग्राउंड स्टेट की पोजीशन है और ये एक्साइटेड स्टेट की पोजीशन है। ऊपर वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट को, नीचे वाला कौन सा कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसको दिखा रहा है, इसकी वाइब्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेशन को दिखा रहा है। और यहाँ पर क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है मॉलिक्यूल की दोनों की पास। तो इस फ्रैंक कोडॉन क्या बोलता है, जब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है और एक एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है तो इस डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, इधर भी सेम डिस्टेंस रहेगा और इधर भी सेम डिस्टेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो ग्राउंड स्टेट में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी जगह एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी मिली हुई है तो वाइब्रेशन कैसा होगा, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होगा, तो इसकी डिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल से यहाँ पर मॉलिक्यूल पहुँच गया तो इसकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है ना कि जब एक्साइटेड स्टेट बनेगी, एक्साइटेड स्टेट कब बनती है, जब ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, एक्साइट होता है थोड़ा, ठीक है ना, तो वो ऊपर जाता है तब वो एक्साइटेड स्टेट में बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ना वो इतना फास्ट होता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया इलेक्ट्रॉन और वो तुरंत कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसलिए इतना फास्ट होता है कि वाइब्रेशन करने का इसको टाइम नहीं मिलता, तो डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल ये कहता है। इसके बाद में आप ये वाले फॉर्मूले याद करोगे मेन तो, ठीक है। ई टोटल यानी कि इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, प्लस में वाइब्रेशन ट्रांजिशन और प्लस में रोटेशन ट्रांजिशन, ठीक है ना, रोटेशन की एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद करना। और वाइब्रेशन की क्या करेंगे, आवृत्ति, ठीक है ना, यानी कि आवृत्ति को इंग्लिश में कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है ये वाला कि इलेक्ट्रॉनिक जैसे ई वाला है वैसे ही ये फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है ना, सेम है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। फिर आता है इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा देखो बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की स्पेक्ट्रम बनाती है, यानी दो टाइप के स्पेक्ट्रम पर बेस्ड होती है। एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब शो होता है, जब किसी मॉलिक्यूल की सरफेस पर अगर हम कोई रेडिएशन डालते हैं और वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो मॉलिक्यूल या सैंपल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस एब्जॉर्ब की गई रेडिएशन का हम एनालिसिस करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो वो तो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की सरफेस पर रेडिएशन डालें और वो कुछ मात्रा तो एब्जॉर्ब किया और कुछ मात्रा को क्या कर दिया, इमिट कर दिया, ठीक है ना। तो इमिट कर दी तो वो उसका इमिट की हुई जो रेडिएशन है उसका अगर अपन मापन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा जब किसी मॉलिक्यूल या एटम को रेडिएट किया जाता है या हीट दी जाती है तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तथा एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेशन के दौरान मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेवल ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो इमिट करता है ना रेडिएशन को, तो इमिट करता है, यही लिखा हुआ है, रिलीज करता है, इमिट करता है।
जब इस इमिटेड एनर्जी रेडिएशन को, यानी जो इमिट की हुई जो रेडिएशन है उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जो स्पेक्ट्रा है ये कई टाइप के होते हैं। कोई बैंड के रूप में मिलता है, कोई लाइन के रूप में मिलता है, कोई कंटिन्यूअस मिलता है। तो इसी प्रकार इमिशन स्पेक्ट्रा के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो डायग्राम है ना ऊपर, ये वाला, ये क्या दिखा रखा है कि भाई ये कोई मॉलिक्यूल है, इस पर अपन ने क्या की डाली, रेडिएशन डाली, hν यानी फोटोन डाली या रेडिएशन डाली। फिर क्या किया, इससे जो पास हुई रेडिएशन है यानी इमिट की हुई, पास थ्रू प्रिज्म में से डाला, फिर इमिटेड जो लाइट हुई उसको कहाँ डाला, प्रिज्म में से गुजारा। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये लाइनें दिख रही है ना, ये स्पेक्ट्रम की है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम या पीक बोल देते हैं। अगर इसको वैसे ग्राफ के थ्रू पॉइंट आउट करते हैं ना तो ऐसा पीक टाइप में बनता है। ठीक है, समझ गए? ऐसे। ठीक है, तो ऐसे लाइन भी शो कर सकते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इमिशन स्पेक्ट्रा 3 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की लाइन रेड टू वॉयलेट प्रेजेंट होती है। एक कलर के एंड तथा दूसरे कलर की शुरुआत की कोई शार्प गैप नहीं होता। कंटिन्यूअस, नाम से ही पता चल रहा है ये इतना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यू रहता है ये स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, यानी कि कौन सा पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है और कौन सा पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा स्पेक्ट्रम कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला कहाँ खत्म हुआ, इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता, एकदम कंटिन्यू रहता है ऐसे। ठीक है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा कहाँ से शुरू हुआ है, कौन सा नहीं शुरू हुआ। ठीक है, विजिबल लाइट को प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रा क्या है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रा सॉलिड तथा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा शो किए जाते हैं। यानी सॉलिड्स जो होते हैं ना, जो सैंपल सॉलिड होते हैं उन्हीं में ये स्पेक्ट्रम की लाइन प्राप्त होती है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, इसकी सभी जगह इंटेंसिटी सेम रहती है क्योंकि सभी सेम ही है सारी चीज़। ठीक है ना, तो सब जगह क्या होंगी, इंटेंसिटी भी सेम रहेगी इसकी। फिर आता है सेकंड, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम देखो इसमें डायग्राम भी बना रखा है, ऐसे लाइनों की तरह होता है थ्रू। ठीक है ना, लाइन बनते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ से रिलेटेड कई लाइन होती है। इसमें तो कंटिन्यूअस में तो क्या थी, सबकी वेवलेंथ, इंटेंसिटी सबकी बात करें तो सब सेम रहती है। इसमें क्या होती है, वेवलेंथ या इंटेंसिटी अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, एक लाइन के थ्रू मिलती है ये किस इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस स्टेज में, गैसियस स्टेट होती है ना, उनमें ज़्यादा मिलते हैं। जो गैसियस एटम होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें ये स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक है, इसमें कैसी होती है, ब्राइट और चमकीली लाइंस प्राप्त होती है। ठीक है ना, ब्राइट लाइट प्राप्त होती है इसमें स्पेक्ट्रम में। फिर आता है बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, ये द्रव और विलयन। देखो फर्स्ट वाली जो कंटिन्यूअस थी वो सॉलिड में, लाइन स्पेक्ट्रम किस में, गैस स्टेट में, और ये बैंड स्पेक्ट्रम किस में, लिक्विड में मिलेगी। ठीक है, लिक्विड वाले सैंपल्स होते हैं उनमें मिलती है। इसमें क्या होता है, ये लाइनों का समूह एक बैंड कहलाता है। ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम का समूह ही, लाइनों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैंड के रूप में प्राप्त होती है इसमें। ठीक है, ये बैंड का स्पेक्ट्रम की दिखा रखी है, लाइनों का समूह। देखो 3 लाइन एक साथ, ये 3 लाइन एक साथ, यानी कि क्या हो गए, बॉन्ड, लाइनों का जो ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेंज का एक अनब्रोकन सीक्वेंस होता है इसमें भी। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में तो क्या था, सारे साथ में थे, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये टॉपिक आ गया समझ में। फिर डी ट्रांजिशन, मेटल टू लिगेंड, चार्ज ट्रांसफर, ये सारा बता ही दिया था।